नमस्कार, मैं तृप्ति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। डे बाय डे जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उसको आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ना सिर्फ नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे बल्कि रिवीजन भी कर रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जान रहे हैं जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों का जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है। हिस्ट्री तो रिकॉर्डेड ही चलेगी, लेकिन इसके बाद जो भी क्लासेस होगी हम कोशिश करेंगे कि वो लाइव ही रहे, तो आप लोग के पास में फिर समय कम होगा, है ना। अभी 2 क्लासेस ऑलरेडी हिस्ट्री की चल रही है, सर शाम को जो है वो इंग्लिश ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूसली चलते जा रही है। आप लोगों को बस ये करना है कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी पढ़ाई को करना है और उसको आगे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज और उसके आगे के चैप्टर्स को। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले के वीडियो में, कल के वीडियो में हमने क्रिप्स मिशन को देखा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह को देख लिया था, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन को देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल पूछिए, है ना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है INA, ठीक। तो कई जगह पे मैं आज़ाद हिंद फौज की जगह पे INA का यूज करूंगी, तो आप लोग उसको समझ जाइएगा, ओके। तो चलिए, जब हम आज़ाद हिंद फौज पढ़ते हैं उससे पहले आप इसके थोड़े बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। हमने इससे पहले आपको याद होगा, हमने यहाँ पे एक मैप बनाया था। हमने ये देखा था कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर किसका साम्राज्य है, जहां पर ब्रिटिश जो है उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियां बनाई हैं, जहां जहां पर, है ना भाई। हमने वो देखा था कि हांगकांग वाला एरिया है, और कौन सा एरिया है, मलायन पेनिनसुला का एरिया है, सिंगापुर है, ठीक। तो ये वो सारी जगह है जहां पर ब्रिटिश कॉलोनियां बनी हुई थी। अब दूसरा सवाल हमारे पास, दूसरी चीज हमने देखा था कि जब मलायन पेनिनसुला में जापानी फौज पहुंच जाती है तो ना सिर्फ भारतीयों को बल्कि अंग्रेजों को भी क्या होता है, इस बात का भय लगता है कि अब जो है जापान कहां पर हमला कर देगा, आपका भारत पर हमला कर देगा। इससे बचने के लिए ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन क्रिप्स मिशन भेजता है जो कि असफल होता है, और भारत क्या प्रयास करता है, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करता है। ये चीजें हमने पहले वीडियो में देख लिया है। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो जितनी भी जगहें थी, है ना भाई, हमने जो पढ़ा था कि भारत है ना, ये मान लीजिए भारत है, फिर इधर पे आपका मलायन द्वीप, मलायन वाला क्षेत्र आ जाता है, इधर पे ऐसे मलायन वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक, फिलीपींस आ जाता है, ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं एक रफ बस समझने की कोशिश कीजिएगा। इन सभी जगहों पर जब द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब प्रारंभ होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होता है तो इन सभी जगह पे ब्रिटेन क्या करती है, सैनिकों को हमने पढ़ा था ना कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन जो है वो क्या करता है, जो भी मतलब भारत के जो सैनिक है उनको भी बिना भारतीयों से पूछे हुए किसमें उतार देता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज देता है। तो ये क्या करता है, जो ब्रिटेन है वो, मान लीजिए ये एक जगह, ये एक जगह, ये एक जगह, ये एक जगह, हम मान के चलते हैं ना, करते हैं जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियां हैं। तो ये क्या करता है, ब्रिटेन क्या करता है कि जो भारत के लोग हैं, है ना भाई, भारत के लोग हैं, उसकी एक, भारत के जो सैनिक है उसके कुछ लोगों को, कुछ टुकड़ियों को यहाँ भेजता है, कुछ टुकड़ियों को यहाँ भेजता है, कुछ को यहाँ भेज देता है और कुछ को यहाँ भेज देता है। इन सभी जगहों पर किसने कब्जा कर लिया था या किसने हरा दिया था ब्रिटेन को, जापान ने, है ना भाई, किसने हरा दिया था, जापान ने इन जगह पर हरा दिया था। अब यहां पर जितने भी भारतीय सैनिक गए थे, कौन, जितने भी भारतीय सैनिक गए थे, जापान क्या करता है, इनको
बंदी बना लेता है। समझ रहे हैं आप लोग इसको, है ना? जापान क्या करता है, इनको बंदी बना लेता है। किनको? भारतीय सैनिकों को जापान जो है वो बंदी बना लेता है। ठीक है, अब ये जो बंदी बने हुए सैनिक होते हैं ना, इनको युद्ध बंदी कहते हैं। तो जितने भी भारतीय सैनिक होते हैं जो कि युद्ध बंदी होते हैं, उनका क्या होता है, एक ग्रुप होता है तब, और इनको क्या किया जाता है, जापान में रखा जाता है। जहां जहां पर इनको गिरफ्तार किया जाता है वहां से कई बार उनको डिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप पहली चीज इसको ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश भारतीय लोगों को, है ना, ब्रिटिश सरकार जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में जिन भारतीय सैनिकों को अलग अलग जगहों पर भेजी थी, जापान उन जगहों को हरा के उन भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। भारतीय सैनिकों, कौन? जापान जो है वो युद्ध बंदी के रूप में भारतीय सैनिकों को रख लेता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। अब हम दूसरे इसमें आते हैं, किसमें? इसको याद रखिएगा, मैं इसको कनेक्ट करूंगी ना, किसमें? आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में। तो अगर हम आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो आजाद हिंद फौज की इसका जो गठन हुआ है, एक सेकंड मार्कर चेंज करती हूँ, है ना, इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1942 में हुआ है। कब हुआ है? 1942 में। किसके द्वारा हुआ है? कैप्टन किसके द्वारा हुआ है? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका गठन जो है 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये हुआ है। ठीक है, किसकी सहायता से? तो जापानी मेजर जिनका नाम था फूजीवारा। क्या नाम था? जापान के मेजर थे मेजर फूजीवारा। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की, वास्तव में आजाद था ना, पहले जो पूछेगा, कभी भी आपसे अगर पूछेगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, ऑप्शन देगा कैप्टन मोहन सिंह, मेजर फूजीवारा या सुभाष चंद्र बोस, तो आपको हमेशा ये लिखना है कि कैप्टन मोहन सिंह द्वारा एक्चुअल में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र जी द्वारा उसको पुनर्गठित किया गया था। मैं उसको समझा रही हूं आप लोगों को कैसे। तो बस आप इसको याद रखिए कि इसका गठन जो है ना, आईएनए का जो गठन है वो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किसके सहयोग से? मेजर फूजीवारा के सहयोग से हुआ था। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है कि जितने भी युद्ध बंदी होते हैं, है ना भाई, जितने भी युद्ध बंदी होते हैं, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ब्रिटेन को हराकर जापानी ने जितने भी युद्ध बंदी, है ना, जो भारतीय थे उनको रखा गया था। यहीं पर जापानी मेजर जो होते हैं फूजीवारा, वो किससे संपर्क करते हैं? मोहन सिंह से। किससे? जापानी मेजर जो फूजीवारा मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह से संपर्क करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप जो है वो हमारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारा सहयोग करो। एक्चुअल में इसका वो क्या रहता है, ये रहता है, देखिए ब्रिटेन ने, समझिएगा आराम से, इत्मीनान से इसको समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है इसलिए आराम से समझिएगा। पहला पॉइंट समझिए कि ब्रिटेन ने बिना परमिशन के भारतीयों को उतार दिया, पहला चीज। दूसरी चीज, भारतीयों ने बिल्कुल खुलकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन को ले ले, चाहे क्रिप्स मिशन को का स्थगित करने की बात बोल दे, चाहे आपका क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल से त्याग पत्र की बात कर ले, तो पूरे विश्व में भारत ने ये बता दिया कि भाई ये हमारी मर्जी के खिलाफ हो गया है। अब जो जापान है, ठीक है, उसको भी ये पता है कि भारतीयों को तो युद्ध में शामिल किया गया है, लेकिन भारत खुद ही ब्रिटेन से आजाद होना चाहता है, यही कारण होना चाहता है। तीसरा पॉइंट ये है, जापान का ये था कि अगर ये जो भारतीय हैं, है ना भाई, अगर ये जो भारतीय हैं वो जापान का सपोर्ट करने लगे द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि भारत जो है वो पहले भी बहुत बड़ी कंट्री थी, तो इन लोगों का स्वार्थ ये था जापानियों का कि अगर भारत जो है
है ना, इंडिया जो है ये ब्रिटेन, ओके, तो अगर इंडिया जो है वो युद्ध में जापान का सपोर्ट करने लगे तो उनके लिए युद्ध लड़ना आसान हो जाएगा। ब्रिटेन का भी यही सोच था, इसलिए वो भी भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। यही कारण था कि जो युद्ध बंदी होते हैं उनमें उन्हीं लोगों को, उनमें से एक वो कैप्टन मोहन सिंह होते हैं। तो मेजर फूजीवारा जो है वो कैप्टन मोहन सिंह से बात करते हैं और उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं, है ना, कि कैप्टन मोहन सिंह जो है वो भारतीयों की तरफ से, ठीक है, भारतीयों की तरफ से ब्रिटेन के ऊपर में लड़ाई करे या ब्रिटेन के साथ में लड़ाई करे ताकि भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। तो अगर भारत को आज़ादी मिलेगी मतलब इंडियन नेशनल आपका जो आज़ाद हिंद फौज है वो ब्रिटेन के साथ में, उनकी एक फौज तैयार की जाएगी, वो ब्रिटेन के साथ में लड़ेगी। तो ब्रिटेन का पक्ष जो है अब उसके ऊपर ना सिर्फ जापान हमला कर रहा है बल्कि एक और फौज आ गई है वो भी हमला कर रही है। तो ऑटोमेटिकली उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उनका स्तर जो है वो नीचे जाएगा। यही कारण था कि कैप्टन फूजीवारा मोहन सिंह को कन्विंस करते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि वो भारत के लिए अच्छा करना चाहते थे, उनका अपना ही एक स्वार्थ था, किसका, मेजर फूजीवारा का। तो वो मोहन सिंह को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं और मोहन सिंह द्वारा ही किसका गठन किया जाता है, 1942 में किसका गठन किया जाता है, आजाद हिंद फौज का गठन किया जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA या आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको याद होगा आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया, तो हम क्या सब बोलते थे, किसने किया, तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, ठीक है, यही चीज बोलते हैं हम। तो ये वाला चीज आपको करेक्ट हुआ कि कैसे, मतलब जो फूजीवारा थे यही भारतीय सैनिक बंदी थे। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, भारतीय सैनिक जो बंदी थे उन्हीं में से एक थे मोहन सिंह। इसको फूजीवारा जो है वो अपने सहयोग के लिए मनाता है और मेजर कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की जाती है। आप लोगों को ये याद रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो रहा इसके गठन का सिलसिला। अब इसी दौरान भारत में या इसी दौरान और देश में क्या होता रहता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मार्च, इसी ड्यूरेशन में भारत का पहले हम देखते हैं, ठीक है। भारत में हमने पढ़ा था कि जब सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, कब, 1939 में, है ना भाई, 1939 में कांग्रेस अधिवेशन को वो जीतते हैं, में अध्यक्ष पद का जो रहता है उसको जीतते हैं। और जब वहां से गांधी जी से असहमत होकर वहां से हट जाते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था की स्थापना करते हैं, ये हमने पढ़ा था। फाइनली हम देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक में भी, और फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की, कारण क्या था, गांधी जी से मतभेद। आगे जाकर हम देखते हैं कि कुछ कारणों की वजह से इस समय पर एक्चुअल में ये होता है कि सभी लोग गांधी जी से इस बात की मांग करते हैं कि किसी बड़े मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए, जो हमने 1940 के दौरान में पढ़ा था, है ना, 1940 के दौरान में, कि एक बड़ा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं और किसको शुरू कर देते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करते हैं। इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी का ये रहता है कि अगर मैं गांधी जी जितना बड़ा मूवमेंट तो शुरू नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा मूवमेंट, और पूरे देश में तो नहीं शुरू कर सकता, लेकिन कलकत्ता में मैं शुरू कर सकता हूं। यही कारण होता है कि वो कलकत्ता में एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। और इस आंदोलन को शुरू करने के लिए आपको याद होगा, जब आप प्लासी का युद्ध पढ़े थे हम, तो उसमें हमने ब्लैक होल की घटना के बारे में भी पढ़ा था। तो उसी की याद में एक स्मारक बनाया गया था, ठीक है। ब्लैक होल की जो घटना थी उसमें लगभग 140-142 लोगों को एक छोटे से 10 बाई 10 का या 8 बाई 8 ऐसे समथिंग कुछ कम, 10 बाई 10 का शायद कमरा था या उससे थोड़ा और बड़ा होगा। कहने का मतलब ये एक छोटे से कमरे में लगभग 142 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, तो और रात भर छोड़ दिया गया, जिससे सफोकेशन से 126 लोगों की मौत हो गई थी। तो अंग्रेज जो है इस ब्लैक होल की घटना से ऑटोमेटिकली क्या थे, थोड़े इमोशनल, थोड़े टची थे। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से मतभेद होने के बाद कलकत्ता जाते हैं,
कलकत्ता जाने के बाद में वो क्या करते हैं, वो जो एक उन लोग एक स्मारक बनाए, एक मॉन्यूमेंट या एक स्मारक बनाए होते हैं इसी ब्लैक होल घटना के याद में, ठीक है। तो वो उसको तोड़ने के लिए कहते हैं और प्रयास भी किया जाता है। इस बात से ब्रिटिश सरकार जो है वो किसको गिरफ्तार कर लेती है, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की क्या हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है सुभाष चंद्र बोस जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की गिरफ्तारी हो जाती है। ये कब की घटना चल रही है, 1940, याद रखना। और 1940 में ही हमने ये सुभाष चंद्र बोस जी अपना कलकत्ता चले गए, बाकी देश में क्या चल रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था। याद रखिएगा, मिक्स नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम आराम से धीरे धीरे से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया गया कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, पहले उनको जेल में रखा गया। जेल में रहने के दौरान वो 7 दिन के फास्टिंग में बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको वहां से निकालकर उनके ही घर में, किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को उनके ही घर में क्या कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। उनको घर में बंद कर दिया जाता है, उनके कहीं भी बाहर आने जाने पर रोक लगा दी जाती है और 24 घंटे उनके घर के चारों तरफ पुलिस वालों को, ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश जो पुलिस वाले थे उनको खड़ा कर दिया जाता है ताकि सुभाष चंद्र बोस जी वहां से भाग ना सके। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी भी होशियार होते हैं, ठीक है। 1941 में वो क्या करते हैं, अपनी दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाते हैं, अपना भेष बदलते हैं और एक पठान का, है ना, एक पठान का भेष बदलकर अपने ही घर से, ठीक है, अपने ही घर से 1941 में भाग जाते हैं। जो उनको नजरबंद किया गया था उनके ही घर में, वहां से सॉरी, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं जो है वो एक साथ चलती रहती है। अब हम एक ही चीज को तो नहीं पढ़ सकते। कांग्रेस अलग नीति चला रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी अलग, जापान में अलग, और इसका सबका टाइम पीरियड एक है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन होना लाजमी सा बात है। यही कारण है कि मैं आप लोगों को बहुत डिस्क्राइब करके समझा रही हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके चलिए, तो ये अपने घर से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। घर से जाने के बाद, है ना भाई, 1940 में इनकी गिरफ्तारी होती है। मैं यहां पर लिखती हूं ना भारत में क्या होता है, ये तो आपका एक चीज कंप्लीट हुआ। दूसरा, भारत में तो हमने क्या देखा था, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, ठीक है। 1940 में क्या होती है, गिरफ्तारी होती है इसकी, मैं इसको बोस जी बस लिखती हूं, बोस जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की गिरफ्तारी होती है और 1941 में वो अपने ही घर से क्या होते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। अब जब वो 1941 में अपने घर से निकलते हैं, घर से भागते हैं, तो सबसे पहले वो वहां से कराची पहुंचते हैं और उसके बाद कहां से, आपके जर्मनी, रूस और जर्मनी होते हुए, ठीक है। कौन कौन सी जगह, रूस और जर्मनी होते हुए कहां पहुंच जाते हैं, जापान पहुंच जाते हैं, ठीक है। कहां पहुंच गए वो, जापान पहुंच गए। रूस और जर्मनी होते हुए वो जापान पहुंच जाते हैं। अब जब रूस और ये जापान पहुंच गए, ठीक है, वापस से हम कहां पर आते हैं, आपके इसके गठन में आते हैं, या आपका क्या बोलते हैं, इसके निर्माण में आते हैं, किसके, आजाद हिंद फौज के निर्माण में आते हैं। इसी समय पर एक और लीग की भी स्थापना होती है, ठीक है। इसी समय पर 1942 में, ये भारत वाला सीन हो गया। अब
1942 में, ठीक है, टोक्यो में, जापान का जो टोक्यो शहर है वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना होती है। किसकी? भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना होती है। कब होती है? मार्च, है ना, मार्च 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना होती है टोक्यो में। ठीक, ये टोक्यो में हुई थी, टोक्यो में इसकी स्थापना होती है। और जून 1942 में, कब? जून 1942 में ये जो भारतीय स्वतंत्रता लीग हुई थी, इसका अध्यक्ष जो है वो किसको चुना जाता है? रास बिहारी घोष को। ठीक है, रास बिहारी बोस जो है उनको जून 1942 में इसी भारतीय स्वतंत्रता लीग का क्या किया जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है। अब ये जो संस्था गठित हो चुकी थी, इसमें हम देखते हैं कि 1 सितंबर 1942 को, है ना भाई, 1 सितंबर 1942 को जो आजाद हिंद फौज होती है ना, उसका, तो 1 सितंबर, है ना भाई, 1 सितंबर 1942 को क्या होता है? फौज की पहली डिवीजन का गठन किया जाता है। कब? 1 सितंबर 1942 को फौज की पहला जो डिवीजन है ना, फर्स्ट डिवीजन जो है उसका गठन होता है, फर्स्ट डिवीजन का गठन किया जाता है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि जो कैप्टन मोहन सिंह है उनके साथ में जो कैप्टन फूजीवारा या जापानी सेना जो है उनका क्या होता है? सहयोग जो है वो ठीक से नहीं होता है। उनका आपस में किसी मतभेद की वजह से फाइनली जो कैप्टन मोहन सिंह जो है वो इससे अलग हो जाते हैं। और ये जो कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जो आजाद हिंद फौज बनाई गई थी वो क्या हो जाती है? शिथिल पड़ जाती है, या एक तरीके से कहना चाहिए समाप्त जैसी हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम वापस से आते हैं कि यहां पर हमने देखा था कि 19 इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बना, 40 में उनकी गिरफ्तारी होती है और 41 में वो घर से भागकर जर्मनी, रूस और जर्मनी होते हुए कहां पहुंच जाते हैं? जापान पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच गए ये जापान, गाना है ना एक ठोक, जाना था जापान पहुंच गए चीन, है ना भाई। तो ये जापान ही पहुंचते, चीन नहीं जाते, ये कहां पहुंचते हैं? जापान ही पहुंच जाते हैं। अब जापान पहुंचकर जब ये इनको आजाद हिंद फौज और बाकी सब चीजों का होता है, तब जाकर गांधी जी बोल रहे, आपका जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो क्या करते हैं? 5 सितंबर, है ना भाई, 5 सितंबर को 5 सितंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसका पुनर्गठन किया जाता है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 5 सितंबर 1943 को इसका पुनर्गठन किया जाता है। आपको पूरा समझ में आया किस तरीके से होता है भाई? पहले तो जो शॉर्ट में समझिएगा कि पहले तो जितने भी युद्ध बंदी रहते हैं, है ना भाई, उन युद्ध बंदियों को क्या कहा जाता है? उन युद्ध बंदियों में से ही कैप्टन फूजीवारा अपने सहयोग के लिए भी और भारत की आज़ादी के लिए भी कैप्टन मोहन सिंह को क्या करते हैं? रेडी करते हैं, जिनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की गठन किया जाता है। और इस फौज में जितने भी युद्ध बंदी भारतीय सैनिक होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ये अपना चलता है, आगे जाकर जो मोहन सिंह है उनके बीच में और जापानी सेना के बीच में मतभेद होता है, जिसकी वजह से मोहन सिंह इससे अलग हो जाते हैं और बाद में ये शिथिल पड़ जाता है। दूसरी ओर भारत में हम देखते हैं 1940 की गिरफ्तारी के बाद 1941 में घर से भागकर रूस और जर्मनी के रास्ते से सुभाष चंद्र बोस जी कहां पहुंचते हैं? जापान पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचकर वो उनको आजाद हिंद फौज का पता चलता है तो वो क्या करते हैं? इसका पुनर्गठन करते हैं। कब करते हैं? 5 सितंबर 1943
3 को क्या करते हैं, पुनर्गठन करते हैं। ठीक है, इसका पुनर्गठन है ना, इसका पुनर्गठन किया जाता है। और इसी पुनर्गठन में ही क्या कहा जाता है, जो इन्होंने नारा दिया था, ठीक है, तो यहां जाकर जो आजाद हिंद फौज है उसका क्या होता है, उसकी कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी अपने हाथ में लेते हैं और इसका पुनर्गठन किया जाता है। और यही जो आंदोलन होता है, इसी में सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जो फेमस उनका नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसको यहाँ पर ही बोलते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि जापान भी जो है वो गांधी जी का सहयोग करता है ना भाई, जापान जो है वो भी क्या करता है, गांधी जी का सहयोग करता है और आजाद हिंद फौज के लिए जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है उसको दे देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, रैंडम बनता है, लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है, अंडमान और ठीक है, कौन सा, ये दोनों क्षेत्र को किसको देता है, आपके आजाद हिंद फौज जो है उसको काम करने के लिए देता है, या वहां से संचालित करने के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, उसको दे देता है। अब ये जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को है ना आगे जाकर किस किस नाम से जाना जाता है, तो अंडमान का जो नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है वो शहीद के नाम से किया जाता है। ठीक है, आगे जाकर यही जो जापान द्वारा दिया जाता है, तो इन द्वीपों का नाम बदल दिया जाता है या इनका नया नाम रखा जाता है। तो अंडमान को शहीद कहा जाता है और निकोबार को स्वराज नाम दिया जाता है। ठीक है, स्वराज नाम दिया जाता है। इसी समय देखते हैं कि जो आजाद हिंद फौज है उनका एक महिला सैन्य दल होता है। ठीक है, कौन सा, महिला सैन्य दल। ठीक है, इनका एक महिला सैन्य दल होता है। इनका एक महिला सैन्य दल होता है। इनका नाम जो रहता है वो रहता है रानी झांसी रेजिमेंट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, इस महिला सैन्य दल का नाम क्या रहता है, रानी झांसी रेजिमेंट। आगे जाकर हम देखते हैं कि जो इसका निरंतर ये अपना काम करता है। ठीक है, लेकिन 18 अगस्त स्वतंत्रता का निरंतर ये सहयोग करता है, लेकिन 18 अगस्त 1945 में, है ना भाई, 18 अगस्त 1945 में टोक्यो जाते समय एक हवाई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला है तो हमको उसमें पढ़ना नहीं है, कंट्रोवर्सी क्या है उसमें हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी नहीं मिली थी। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये कहा जाता है बाद में, मतलब ये डेट के बाद में भी उनको जिंदा देखा गया है। तो कुछ लोग का कहना है कि उनकी मृत्यु हो गई, कुछ लोगों का कहना है कि वो गायब हो गए। आज भी ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन आज तक कोई सही तथ्य पर नहीं पहुंच पाया है। तो हम यहाँ पर लेके चलते एक हवाई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जी की हम कहना चाहिए कि मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में ये जो आजाद हिंद फौज है वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे CR फॉर्मूला। ठीक है, अब थोड़ी सी तबियत नासाज है तो धीरे धीरे इत्मीनान से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, चलिए, तो हम पहले देखेंगे CR फॉर्मूला। सबसे पहली बात कि CR फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, तो CR फॉर्मूला जो है वो दिया गया था चक्रवर्ती राज, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला जो है वो दिया गया था। ओके, इसका और क्या नाम है, तो इसको CR फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है राजगोपाल है ना,
CR फॉर्मूला, इसको राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी कहते हैं और राजाजी फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इसको राजाजी फॉर्मूला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, यही कारण है कि इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला रखा गया या CR फॉर्मूला। और राजगोपालाचारी जी के नाम के अनुसार भी इसे क्या कहा जाता है? राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा जाता है। और जो C राजगोपालाचारी है, उन्हें कई बार कई जगह पर आप देखते हैं उनको किस नाम से और पुकारा जाता था? राजा जी के नाम से भी पुकारा जाता था। इसीलिए इस फॉर्मूले को कई बार राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था, ये जो है वो CR राजगोपालाचारी है ना भाई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में कब दिया गया था? ये दिया गया था 1944 में। ठीक है, कब दिया गया था? 1944 में C राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला दिया गया था। अब अगर हम इसके थोड़े बैकग्राउंड को समझें, है ना भाई, अगर हम इसके थोड़े बैकग्राउंड को समझें तो हम ये देखते हैं कि भारत में बार बार क्या हो रहा था? भारत में पहली चीज तो हम जानते हैं कि लीग और कांग्रेस के मध्य निरंतर जो है वो मतभेद बना हुआ था। क्यों मतभेद बना हुआ था? क्योंकि सरकारें जो है वो अलग अलग बात कर रही थी, वो अलग अलग चीजों को चाहती थी। कांग्रेस के अपने अलग उद्देश्य थे, लीग जो है वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान की मांग पर लगा हुआ था। तो ये सारे कारण जो है बार बार किसको प्रवोक कर रहे थे? कांग्रेस और लीग के मध्य जो मतभेद है उसको और बढ़ा रहे थे। अब क्या होता है इसी सिचुएशन में कि बार बार ब्रिटिश सरकार जो रहती है बार बार भारत में कुछ संवैधानिक सुधार करना चाहती है। ठीक है, उनका उद्देश्य बार बार होता है कि भारत में कुछ सुधारों को लाया जाए। भारत की जैसे कि हर 10 साल में 15 साल में आप शुरू में ही देखे थे, है ना, कुछ सालों में कंटिन्यूअसली क्या होते जाता है? संवैधानिक सुधार होते जाते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ा था इसको। ठीक उसी तरीके से इस समय पर भी जो 1944-45 का टाइम था, इस समय भी ब्रिटिश सरकार जो है वो मांगों के आधार पर कुछ संवैधानिक सुधार लाना चाहती थी। लेकिन क्या हो रहा था? जब ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना भाई, ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी संवैधानिक सुधार लाया जाता तब कभी लीग जो है, लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो जब भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई भी संवैधानिक सुधार लाया जाता तो जो भी कभी इंडियन लीग इसको काट देती, कभी आपकी कांग्रेस काट देती, कभी जो दूसरी कम्युनिटी है वो काट देती। तो बार बार ऐसा हो रहा था कि पॉलिटिकल इंडिया, जब भी ब्रिटिश सरकार कोई भी संवैधानिक सुधार लाती तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपस में सहमत नहीं हो पाती। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस पर किसी ना किसी बात पर वो क्या होती थी? अड़ जाती थी। परिस्थितियां यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर जब भारत से सहयोग मांगा जा रहा था और एक्चुअल में कुछ रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश की जा रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि पहले आप लीग और कांग्रेस के मध्य का मतभेद हटाओ, तब हम कोई भी संवैधानिक सुधार या कोई रिफॉर्म ला सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली ये जो मतभेद था वो बना हुआ था। अब अगर हम इसके कारणों को देखें, ठीक है, तो इस मतभेद का जो कारण था लीग का, पहला चीज तो ये, लीग जो है वो बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रही थी, बार बार इस पर फोकस कर रही थी या इस पर प्रेशर डाल रही थी कि जो कांग्रेस है, सॉरी, जो ब्रिटिश सरकार है उसको भारत मतलब मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य देना है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि
संविधान में जो भी आप जो भी संवैधानिक सुधार कर रहे हो उसमें या तो उनको अलग से वीटो पावर चाहिए या उनको 50% से ऊपर है ना क्या चाहिए उनको बार बार आपके पोजीशन चाहिए है ना, उनका जो प्रतिनिधित्व है मुस्लिम प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारा चीजों को लेकर बार बार इनके बीच में मतभेद जो है वो बना हुआ था। ओके, इसी सिचुएशन के दौरान इन चीजों को सुधारने के लिए फिर सी राजगोपालाचारी जो है वो क्या करते हैं, कुछ प्रस्तावों को लेकर आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ प्रस्तावों को लेकर आते हैं जिसके माध्यम से लीग के बीच में और किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में समझौता हो सके। सॉरी, ओके, कांग्रेस और लीग के बीच में क्या हो सके, समझौता हो सके। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी क्या बोलते हैं, चीजें नहीं ठीक हो पाती। इसीलिए सी राजगोपालाचारी एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे कि उन प्रस्तावों में आखिर ऐसा था क्या। ठीक है, तो पहला तो ये था कि इस जो उन्होंने प्रस्ताव लाए उसमें ये लिखा था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। तो पहला प्रस्ताव ये था कि एक एक्चुअल में एक कमीशन बनाएंगे ना, कमीशन का निर्माण। ठीक है, तो इनके प्रस्ताव में पहला पॉइंट ये था कि एक किसका निर्माण किया जाए, एक कमीशन है ना, एक कमीशन का निर्माण किया जाए और इस कमीशन का दायित्व ये हो कि भारत है ना, एक रफ डायग्राम में बना रही हूँ, आपको इसको सीरियस मत लेना है ना, बस ये समझने के लिए है, आप लोग थोड़ा सा समझ लो। ओके, बस समझिएगा। और उस समय पर इधर का क्षेत्र भी था, इधर का क्षेत्र भी था, इधर का कुछ क्षेत्र था, इधर का पूरा ऐसे था। ठीक है, जो डॉट है मतलब हम एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि भारत का क्षेत्र था। तो उस समय पर ये कहा गया इस कमीशन में, मतलब इस फॉर्मूले में कि एक सरकार द्वारा एक कमीशन का निर्माण किया जाए, जो कमीशन ये पहले तो ये डिसाइड करे कि इस अविभाजित भारत में है ना भाई, इस अविभाजित भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। क्या है, मुस्लिम बाहुल्य है। मतलब पहला चीज क्या इसमें कहा गया, इसके अंदर कमीशन क्या देखेगा, क्या छांटेगा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को। ठीक है, क्या छाटेगा वो, ये छाटेगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला चीज। दूसरा उसने ये कहा कि इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में एक जनमत है ना, एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, ये जानने के लिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में एक अलग देश की मांग, मतलब अलग देश चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो लीग है उसकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि हमको हमारे लिए एक अलग देश चाहिए। बार बार वो इसी पर एम्फसाइज करता, बार बार वो इसी पर ही क्या करता, लगा हुआ था, बार बार यही कह रहा था कि हमको एक अलग देश चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अविभाजित भारत के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, एक समिति बनाई जाए, है ना, एक कमीशन बनाया जाए जो सबसे पहला काम तो ये करेगा कि ये खोजेगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, उस समय पर ये वाला क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य था और इधर का जो आज के टाइम पर बांग्लादेश है वो क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा गया है। ओके, तो ये कहा गया कि इन मुस्लिम मतलब सबसे पहले तो अविभाजित भारत में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है उनका पता लगाया जाए, पहला। और दूसरा कि इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाए, मतलब कि वहां के लोगों से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि वास्तव में भारत जो है वो दो भागों में बट जाए और क्या बने, पाकिस्तान बने, इसको पूछा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहा उन्होंने कि अगर जनमत संग्रह के आधार पर विभाजन हो जाता है तो इस विभाजन के बाद भी अगर, है ना भाई, अगर
विभाजन हो भी जाता है, इस विभाजन के बाद भी जो भारत है और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है ना भाई, भारत और पाकिस्तान कौन कौन से क्षेत्र में, पहला है रक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है संप्रेषण के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और तीसरा है वाणिज्य के क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्रों में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कि जनमत संग्रह में ये डिसाइड होता है कि भाई भारत का विभाजन कर देना चाहिए, लीग को एक अलग मुस्लिम क्षेत्र दे देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी भारत और पाकिस्तान जो है वो आपस में मिले रहेंगे और विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में, संप्रेषण के क्षेत्र में यानी कि कम्युनिकेशन है ना भाई, और वाणिज्य के क्षेत्र में यानी कि कॉमर्स के क्षेत्र में, इन मुख्य रूप से इन तीनों क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे। इनका कहने का मतलब ये था कि इन तीनों क्षेत्रों के लिए है ना क्या होगा, भारत और पाकिस्तान में एक ही संस्था बनाई जाएगी, मतलब एक ही संस्था बनाई जाएगी जो कि भारत में भी इन तीनों क्षेत्रों का के अनुसार काम करेगी और पाकिस्तान में भी इन तीनों क्षेत्रों के अनुसार क्या करेगी, काम करेगी। तो ये मुख्य रूप से किसका प्रस्ताव था, सीआर फॉर्मूले का प्रस्ताव था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये चीजें, है ना भाई, सीआर फॉर्मूले का यही प्रस्ताव था मुख्य रूप से। अब लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि ये कब लागू होगा, है ना भाई, ये लागू कब होगा, तो इसके लिए कहा कि जब भारत के पास शक्ति का पूर्ण हस्तांतरण होगा। मतलब कि ये कहा गया कि जब जो पावर है, जो शक्ति है, ब्रिटेन सरकार पूरी तरीके से भारत के हाथ में दे देगी, तब जाकर हम ये करेंगे कि हाँ भाई हम दोनों देशों को अलग करेंगे और इस फॉर्मूले को, कौन सा, सीआर फॉर्मूले को लगाया जाएगा। अब हम इसमें प्रतिक्रिया देखते हैं कि किस तरीके की प्रतिक्रिया हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो मैं कहां पर लिख दूं, मैं इसको यहीं पर लिखती हूँ, प्रतिक्रिया। ठीक, तो क्या प्रतिक्रिया मिलती है, सबसे पहले तो हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, तो कांग्रेस जो रहती है वो कहीं ना कहीं इससे क्या होती है, सहमत होती है। तो इतने दिन के पाकिस्तान की जो मांग थी उस पर असहमति के बाद भी कांग्रेस जो है वो सीआर फॉर्मूले के अनुसार आंशिक रूप से ही सही, लेकिन इस फॉर्मूले पर या पाकिस्तान की मांग पर कांग्रेस जो है वो सहमति जताती है। दूसरा हम देखते हैं लीग का, लीग। ठीक है, तो अब लीग की क्या समस्या रहती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीग जो रहता है, पहली चीज तो आप जान लीजिए कि ये, ठीक है, जिन्ना जो है वो बिल्कुल असहमत रहते हैं, इस लीग जो है वो बिल्कुल इससे असहमत रहती है। कारण इसके पीछे क्या है, कारण इसके पीछे ये था कि इस सीआर फॉर्मूले में जो कहा गया था कि एक कमीशन द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के बारे में पता किया जाएगा और वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जो जनमत संग्रह होगा, है ना भाई, जो जनमत संग्रह होगा, इसके लिए एक वोटर लिस्ट बनी है। इस वोटर लिस्ट में, है ना, इस वोटर लिस्ट में केवल मुस्लिम कैंडिडेट है वही अपना क्या रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। पहली चीज क्या बोले, उनका कहना था कि मान लीजिए कि पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र हुआ है, यहाँ पर एक उदाहरण मानते हैं, है ना, कि मान लीजिए यहाँ पर 80% मुस्लिम है, यहाँ पर 80% मुस्लिम है, 11%, एक उदाहरण बस दे रही हूं आपको ना, 11% हिंदू है
और बाकी के 9% जो है मतलब 4% जो है वो सिख है और बाकी के 5% क्रिश्चियन है ना भाई। अब हम ये वाला एक रेशियो लेके चलते कि पाकिस्तान की ये स्थिति रही होगी। तो इनका ये मानना था कि आपने पहले ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को खोज लिया है ना भाई, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को पहले ही खोज लिया है। अब ऐसे क्षेत्रों में आप अगर ये कोशिश कर रहे हो कि क्या बोलते हैं पाकिस्तान बनाए जो अलग से मुस्लिमों का देश होगा, अगर ऐसी जगह बनाई जाए तो ऐसी जगह में जो ये 80% मुस्लिम है केवल है ना, इन 80% मुस्लिमों का ही क्या लेना चाहिए, वोट लेना चाहिए। क्योंकि हिंदू 11% हिंदू, 4% सिख और 5% ईसाई जो है ये सब तो क्या है, माइनॉरिटी है, इनके लेने की क्या जरूरत है। तो इस बात पर लीग जो है वो इसको नकारती है। दूसरा पॉइंट इनका ये कहता है कि ये जो ये तीनों सेक्शन पर है ना, रक्षा, संप्रेषण और वाणिज्य, ये तीनों क्षेत्रों पर जो दोनों देश सहमति करके काम करेंगे उसमें भी पाकिस्तान ये कहता है कि हमको किसी का दरकार नहीं है, हम इन तीनों क्षेत्रों को हम क्या करेंगे, सेपरेटली या अलग से करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी वजह से जो लीग है वो क्या हो जाता है, असहमति जताता है। तीसरा जो है सिख कम्युनिटी है ना भाई, सिख कम्युनिटी है ना, सिख कम्युनिटी। अब इस मुद्दे पर सिख कम्युनिटी क्या कहता है, तो इस मुद्दे पर सिख कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि भाई वो भी इससे क्या रहती है, असहमत रहती है। ठीक है, वो भी असहमत रहती है। इसमें सिख कम्युनिटी का ये कहना होता है कि आप जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बाहुल्य लोगों के हिसाब से क्या बोलते हैं क्षेत्रों को बांट रहे हो, वहां पर सिख कम्युनिटी भी रहती है ना भाई। और अगर आप उनके बारे में नहीं पूछते हो, नहीं सिख कम्युनिटी भी रहती है, तो मुस्लिमों से अगर एक अलग मुस्लिम देश के बारे में पूछोगे और स्पेशली उन जगहों से जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या करेंगे, जीतेंगे है ना, वो लोग बोलेंगे कि हाँ हमको एक अलग जगह चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नहीं चाहते हुए भी जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में या अलग हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर जो सिख कम्युनिटी है वो भी सीआर फॉर्मूले को नकारती है। तीसरा आता है, चौथा आता है हिंदू, ठीक है, हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा जो है वो भी इस सीआर फॉर्मूले को नकारती है और उनका तो सीधे ही ये कहना रहता है कि लीग को आप छोड़ दो भाई, हमको लीग को बिल्कुल अनसुना कर दो, लीग से कोई मतलब ही नहीं रखना है, जो आपको करना है वो करो, लेकिन लीग की मांगे जो वो बेफिजूल है और उनको छोड़ दो। ठीक है, टोटल मतलब पूरी तरीके से छोड़ दो, ऐसा कहना था किसका, हिंदू महासभा का। तो मुख्य रूप से ये चार कारण थे जिसकी वजह से फाइनली सीआर फॉर्मूला जो है वो लागू नहीं हो पाता है और क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। समझ में आया है आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं किसको, वेवल योजना को। ठीक है, वेवल योजना को देखते हैं। ठीक है, तो वेवल योजना जो है वो आया था 1945 में, किसके द्वारा, वायसराय वेवल द्वारा लाया गया था। ओके, ये समझ में आया। अब हम इसके थोड़े से इतिहास को देखते हैं। ठीक है, जब 1945 का टाइम आता है तो 1945 में जो वेवल रहते हैं वो क्या बन जाते हैं, भारत के वायसराय बन जाते हैं। इनके वायसराय बनने के बाद जैसे वो वायसराय बनते हैं वैसे भारत में मुख्य रूप से चार ऐसी परिस्थितियां हैं जो इनके सामने आती है जिससे इनको लड़ना होता है। पहला तो ये होता है, पहला जो रहता है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये वायसराय बने, वायसराय बनकर काम करना चाहते हैं। क्या इनको पहला सामना करना पड़ा कि पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बड़ी जोर शोर से चल रहा है। दूसरा चीज है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में असहमति। क्या है,
कांग्रेस व लीग में असहमति। ठीक है, हम जानते हैं, हमने ये सीआर फॉर्मूला में भी देखा, और ना सिर्फ सीआर फॉर्मूला में देखा, लेकिन अगस्त प्रस्ताव का बात कर लीजिए, जितने भी प्रस्ताव आए बार बार जो कांग्रेस है वो अलग बातों को मानता है और लीग के अपने अलग प्रस्ताव है। तो इस वजह से कांग्रेस और ये दोनों ही, जो कांग्रेस और लीग है, ये दोनों ही भारत की बहुत बड़ी पार्टियां थी जिनका पॉलिटिकली काफी क्या था, महत्व था। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कांग्रेस और लीग की असहमति। तो हमने जैसे यहाँ पर भी पढ़ा, कोई भी रिफॉर्म्स लाया जाए, कोई भी संवैधानिक सुधार या कोई भी चीज लाया जाए, तो ये दोनों ही पार्टी आपस में ही क्या हो जाती है, भिड़ जाती है या आपस में ही असहमति जताती है। तीसरा जो उनके पास में एक बहुत बड़ा कारण था, वो था इंडियन नेशनल आर्मी। मतलब क्या है भाई, है ना, जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि इस इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा भी, है ना भाई, क्या किया जा रहा था, आजाद हिंद फौज के द्वारा भी क्या किया जा रहा था, वो जापान के साथ में मिलकर बिल्कुल इस रेडी थी कि भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए। तो इंडियन नेशनल आर्मी या जो आपका ये है ना, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ये बिल्कुल क्या था, तैयार था। चौथा हम इसको देखते हैं कि जब ये 1945 में वायसराय बनते हैं, 1945 में वायसराय बनते हैं, तो उस समय पर बंगाल में क्या आई रहती है, भूखमरी आई रहती है। ओके, तो जैसे ही ये वायसराय बनते हैं, मुख्य रूप से पूरे भारत में 1945 के दौर में ये चार चीजें जो है वो चलती रहती है। वायसराय होने के नाते देश में शांति बहाल करना उनका काम रहता है, और इसीलिए वो एक एक कर इन मामलों पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ तो वो जो बंगाल में भूखमरी थी उससे निपटने का प्रयास कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस और लीग के बीच में सहमति बनाने के लिए, कुछ संवैधानिक सुधार हो सके, ये करने के लिए वो क्या करते हैं, मई 1945 में कहां जाते हैं, लंदन जाते हैं अपने कुछ आइडियाज को लेकर। ठीक है, कहां जाते हैं, लंदन जाते हैं अपने कुछ आइडियाज या अपने कुछ बिंदुओं को लेकर लंदन जाते हैं। वहां पर वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जो अधिकारी होते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनसे बात करने के बाद एक प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, इनसे बात करने के बाद ये जून 1945 में भारत वापस आते हैं और अपने साथ एक क्या लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं। ओके, समझ आ रही है, क्या लाते हैं अपने साथ एक प्रस्ताव लाते हैं। अब इस प्रस्ताव को थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कही गई थी। तो पहली बात तो ये की गई थी कि भाई वायसराय की जो कार्यकारिणी सभा है ना, वायसराय की जो कार्यकारिणी समिति है, उसमें भारतीयों की संख्या क्या की जाएगी, संख्या बढ़ाई जाएगी, है ना, भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 14 कर दिया जाएगा। दूसरा बिंदु जो कहते हैं कि इस कार्यकारिणी जो समिति है उसमें मुस्लिम और हिंदुओं को, ठीक है, 50-50, मतलब कि दोनों को बराबर जगह दी जाएगी। अगर ये 14 लोगों की कार्यकारिणी समिति है तो 7 लोग मुस्लिम होंगे और 7 लोग क्या होंगे, हिंदू होंगे। ठीक है, 7 लोग मुस्लिम और 7 लोग हिंदू होंगे, ऐसा भी कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि है ना, फिर ये कहा गया कि ये जो संवैधानिक सभा है, फिर कि जो युद्ध जब
समाप्त होगा तो भारत के जो लोग हैं वो खुद के लिए क्या बना लेंगे, स्वयं के लिए भारतीयों को स्वयं के लिए क्या बनाने की क्या संविधान, भारतीय जो है वो स्वयं के लिए संविधान ही बनाएंगे। कब, लेकिन युद्ध के बाद। तो मुख्य रूप से ये कुछ बिंदु है, तो मुख्य रूप से ये प्रस्ताव जो है वो क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। और इस पर ही चर्चा करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, कब बुलाया जाता है, अब यहाँ पर इसी के अंदर एक और चीज आ गई, शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रस्ताव, कौन जो है, वायसराय वेवल जो है वो ये प्रस्ताव लेकर आता है। इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 25 जून है ना, 25 जून 1945 को एक सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई जाती है। ओके, ये क्या बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में सभी बैठक बुलाई जाती है ताकि ये जो प्रस्ताव है ना, वेवल्स जो प्लान है ना, इस प्रस्ताव पर क्या हो सके, यहाँ पर शिमला सम्मेलन में इस पर चर्चा हो सके, एक सर्वदलीय चर्चा हो सके, क्योंकि सबको इसमें पार्टिसिपेट करने की जगह दी गई थी। यहाँ पर भी ये जो वायसराय की जो कार्यकारिणी समिति थी, इसमें भी ये कहा गया, इसमें सिर्फ वायसराय और जो सिक्योरिटी जो डिजिग्नेशन है वो बस सिर्फ 2 पद जो है वो किसके पास रहेंगे, उसमें ब्रिटिश अधिकारी होंगे, बाकी सारे पद किसके हो जाएंगे, भारतीयों के ही होंगे, मुस्लिम और हिंदू, और इसके साथ साथ सिख कम्युनिटी को भी इसमें पार्टिसिपेशन दिया गया था। और जो आपके हरिजन आते हैं या जो माइनॉरिटीज दूसरी कम्युनिटी है, उनको भी इसमें क्या दिया गया था, उसमें स्थान दिया गया था। इसमें ये भारतीयों की जो संख्या बढ़ाई जा रही है ना वायसराय की कार्यकारिणी समिति में, इसमें। ठीक है, तो अब इस चर्चा को करने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। अब पहली चीज जो हमको जानने वाली ये है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस और लीग दोनों इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब लेकिन गांधी जी जो है इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, याद रखिएगा, शिमला सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अबुल कलाम आजाद जो है, कौन, अबुल कलाम आजाद किसकी तरफ से भाग लेते हैं, कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पर जो है लीग की क्या प्रतिक्रिया, कांग्रेस का बाद में, कांग्रेस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि लीग की वजह से ही ये खराब हो जाता है, तो लीग की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। ठीक है, लीग भी इसमें भाग लेती है। मोहम्मद जिन्ना जो रहते हैं, है ना, जो जिन्ना है, उनका ये कहना होता है कि भाई आप वायसराय की इस कार्यकारिणी समिति में जो मुस्लिम ले रहे हो, पहला चीज तो ये कि ये जो है केवल लीग से ही होने चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि भाई आपने ये जो वायसराय की कार्यकारिणी समिति में आप जो सदस्य बता रहे हो 50%, उसमें से मतलब 14 में से कितने हुए, 7 लोग, तो ये सातों के सातों किसके मेंबर होना चाहिए, लीग के मेंबर होना चाहिए। दूसरा बात ये कहता है कि इसमें मुस्लिमों को वीटो का पावर होना चाहिए। मुस्लिमों को क्या दिया जाए, वीटो, मुस्लिमों को वीटो पावर दिया जाए। अब लीग की ये दोनों ही मांगे कि केवल लीग का मतलब कार्यकारिणी समिति में केवल लीग के ही 50%, केवल लीग के ही लोगों को लेना है ना, मुस्लिम जो अलग से रखा गया है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लोग होंगे वो सिर्फ लीग के होंगे, और दूसरा वीटो का पावर। तो उस समय पर 1945 का जो टाइम था, इस समय पर मुस्लिमों की जनसंख्या जो है भारत में लगभग 25% थी, अविभाजित भारत में ना,
अविभाजित मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश टोटल मिला लिया जाएगा तो उस समय पर 25% क्षेत्र जो है ना भाई, कौन कितना क्षेत्र पर क्षेत्र बोल रही हूँ आपका, 25% लोग जो है जनसंख्या वो किसकी है, मुस्लिमों की है। तो आपकी जो कार्यकारिणी समिति है ना भाई, यहाँ पर देखिएगा कि आपकी जो कार्यकारिणी समिति है इसमें ऑलरेडी हिंदू और मुस्लिम को है ना 50% सीट दे दिया गया है ना, ऑलरेडी दिया गया है। तो भाई आपकी जनसंख्या में अविभाजित भारत के कुल क्षेत्र में ऑलरेडी आपका परसेंट तो 25% ही है, आपकी जनसंख्या या आपका जो मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है, 25% है। लेकिन इससे भी 25% बढ़ाकर आपको 50% जगह कहां पर दी जा रही है, इसमें दी जा रही है। मतलब ऑलरेडी इनको एक एडवांटेज मिल रहा था, ठीक है। तो अगर एडवांटेज मिल रहा है उसके बावजूद भी आप क्या मान रहे हो, जो जितने भी 7 लोग होंगे उसमें सातों के सातों लीग के होंगे। तो भाई सॉरी है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस समय पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीग ही अकेला था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का क्या करता था, प्रतिनिधित्व करता था। आप यहीं पर देखिए कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आजाद जा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति हैं। तो कांग्रेस के अलावा भी ऐसी कई सारी संस्थाएं थी भारत में, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो लीग के अलावा मुस्लिम प्रतिनिधि, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधि थे और जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो यही कारण था कि ये बात तो किसी को भी लॉजिकल नहीं लग रही थी। दूसरा जो वीटो पावर बोल रहे हैं, फिर वही चीज आती है कि ऑलरेडी आपको 25% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसके बाद में आपको वीटो पावर भी चाहिए। मतलब आपको लीग में जो कार्यकारिणी समिति है उसमें पूरे के पूरे आप लोग ही चाहिए। दूसरा चीज ये कि आपको वीटो पावर भी चाहिए। तो किसी भी तरीके से जो सर्वदलीय बैठक के बाकी सदस्य या बाकी समूह के लोग थे उनको ये क्या नहीं होता, पचता नहीं है। और फाइनली ये जो है आपका वेबल योजना वो क्या कर दी जाती है, असफल रहती है, क्योंकि कोई भी इसको मानने के लिए मुस्लिम लीग, ना तो मुस्लिम लीग इसकी मांगों को मानने के लिए रेडी था और ना मुस्लिम लीग ने जिन जिन चीजों की मांग की थी उसकी मांग को ना तो कांग्रेस और ना ही बाकी दल के लोग मानने के लिए रेडी थे। यही कारण होता है कि वेवल्स योजना भी फाइनली क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी गई है उसको आप नोट कीजिए, आपके नोट्स में है, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट है और कुछ चीजें मैंने आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए बताया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नोट्स में आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको वो समझ लो, रटने से तो हो जाएगा, लेकिन जब हम बैकग्राउंड को समझते हैं तो हमारी को चीजें क्या होती है, ज्यादा क्लियर होती है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।